आज सभी बच्चों को नमस्कार। आज का हमने वीडियो लाया है फोटो रेस्पिरेशन। इसके पहले हमने C3 C4 का वीडियो हम आपके पास लाए थे, जो बहुत ही छोटा था, ज़्यादा हमने समय नहीं लिया, लेकिन बहुत कुछ हमने आपको उसमें बताया था। इसी से एक कड़ी है जिसमें हमने एक फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस लिया है। देखिए यहाँ पर है फोटो रेस्पिरेशन लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है वेस्टफुल प्रोसेस है। इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। ये जो फोटो रेस्पिरेशन का सिस्टम है, ये जो साइकिल है, ये जनरली C3 प्लांट्स में होते हैं, C3 पौधा में होता है। C4 जो प्लांट होता है, C4 प्लांट में नहीं होता, इट डजंट हैपन। जनरली C3 पौधे में होता है, C3 प्लांट्स में नहीं होते। तो क्लियर रखिएगा कि C3 प्लांट्स में होता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो फोटो रेस्पिरेशंस है वही होगा जहां पर CO2 O2 का कंसंट्रेशन ज्यादा हो। O2 कंसंट्रेशन ग्रेटर होगा, GREATER। CO2 कम होगा, CO2 कंसंट्रेशन डिक्रीज रहेगा, लेसर रहेगा। माने उस एरिया में, उस वातावरण में होगा जहां पर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा और कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम रहेगा, तब फोटो रेस्पिरेशन होने के चांसेस रहते हैं। अब इसमें एक चीज और बताना है कि जो फोटो रेस्पिरेशन होते हैं वो 3 ऑर्गेनल्स में होते हैं। नंबर 1 क्लोरोप्लास्ट हमने आपको दिया है, नंबर 2 पेरोक्सियोसोम, नंबर 3 माइटोकॉन्ड्रिया। फोटो रेस्पिरेशन 1, 2 और 3 ऑर्गेनल्स में जो सेल में पाए जाते हैं, इसमें मुख्य रूप से पेरोक्सियोसोम्स है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट उसका सहयोगी होता है। ये चीज इतना याद रखना है। अब ये सब चीज जानने के बाद हमें ये ध्यान देना है कि चूंकि ये जहां पर O2 का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, CO2 कम होता है, वहां पर होता है। हम जानते हैं कि कोई भी साइकिल चलती है तो सबसे पहले RUBP या RUDP राइबोलोज डाइफॉस्फेट काम करता है। यहाँ पर इस साइकिल में देखिएगा, खास करके क्लोरोप्लास्ट में, ये एटमॉस्फेरिक एरिया है, इसमें RUBP है। RUDP जो है, जब वो कन्वर्ट होता है 3PGA में, तो एक एंजाइम रहता है यहाँ पर जिसको नाम कहते हैं रूबिस्को। एक एंजाइम होता है जिसका नाम है रूबिस्को। रूबिस्को इसलिए कहा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को भी लेता है और ऑक्सीजन को भी लेता है। जरूरत पड़ेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड को भी टेकअप करेगा, जरूरत पड़ेगा तो ऑक्सीजन को भी टेकअप करेगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा रहेगी तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा, जिसके कारण शुगर का निर्माण होता है। लेकिन जब ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा रहती है तो ये ऑक्सीजन को ले लेता है, और जैसे ही ऑक्सीजन को लेता है ये 3PGA नहीं बनता, बल्कि ये एंजाइम इसको इसमें कन्वर्ट कर देता है जिसका नाम है फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड। ऑक्सीजन की उपस्थिति में रूबिस्को एंजाइम RUBP को फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड में बदल देता है, जिसके कारण कैल्विन साइकिल से शुगर का फॉर्मेशन नहीं होता है। बस इसको याद रखना है। कैल्विन साइकिल का मेन जो सेक्टर है, रिसेप्टर है, वो यही है। यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। ये साइकिल समूचा जो चलता है, हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के अभाव में ऑक्सीजन की उपस्थिति ज्यादा होने के कारण रूबिस्को एंजाइम ऑक्सीजन को ले लेता है और RUBP को फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड में बदल देता है। ये फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड ग्लाइकोलिक एसिड में चेंज हो जाता है। अब ये ग्लाइकोलिक एसिड पिरोक्सियोसोम में चला जाता है। पिरोक्सियोसोम में जाने के बाद पुनः इसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना पड़ता है। इट टेक्स द ऑक्सीजन एंड देन कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोक्सिलिक एसिड एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यहाँ पर देखिएगा H2O2 का निर्माण हुआ है। तो जब ये ऑक्सीजन इसके साथ मिलता है तो इसके 2 प्रोडक्ट बनते हैं,
एक को ग्लायोक्सैलिक एसिड कहते हैं, ग्लायोक्सैलिक एसिड, और दूसरा H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड बहुत ही खतरनाक होता है। इसी पेरोक्सोसोम्स में एक एंजाइम पाया जाता है जिसको हम कैटलेस कहते हैं, CATALase। ये कैटलेस क्या करता है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ब्रेक डाउन कर देता है, जिसके कारण पानी बनता है और ऑक्सीजन निकल जाता है। अब ये ग्लायोक्सैलिक एसिड ग्लाइसिन में बदलता है और पुनः ये माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर कर जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर करने के बाद ये ग्लाइसिन सेरीन में बदल जाता है, लेकिन इस दरमियान इसे कार्बन डाइऑक्साइड डिकार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, डीएमिनेशन के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है एंड डिहाइड्रोजनेशन के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। यहाँ देखिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल निकला हुआ है, एक मॉलिक्यूल अमोनिया का निकला हुआ है और हाइड्रोजन भी रिप्लेसमेंट किया हुआ है, हाइड्रोजन भी निकल गया है। तो ये हो जाने के बाद ग्लाइसिन सेरीन में बदल जाता है। अब ये सेरीन रिटर्न बैक टू पेरोक्सोसोम में चला आता है, वहां से इसके बाद ये कुछ और रिएक्शंस होते हैं, जाकर ये ग्लिसरिक एसिड में बदल जाता है। अब ग्लिसरिक एसिड पुनः क्लोरोप्लास्ट में इंटर कर जाता है। अब ये ग्लिसरिक एसिड फॉस्फोराइलेशन के बाद एटीपी का कॉम्बिनेशन होता है, एटीपी इसमें लगते हैं और तब जाकर के 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो ये इंटायर सेक्टर है और तब कैल्विन साइकिल जाती है। लेकिन जब ये कैल्विन साइकिल आगे बढ़ता है तो RUBP पुनः फ्री होता है और पुनः ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाता है। लेकिन इसकी खास बात यह है कि ये वेस्टफुल प्रोसेस है। ये प्रोसेस तो चलता है, लेकिन इस प्रोसेस में न तो एटीपी का फॉर्मेशन होता है, न शुगर का फॉर्मेशन होता है, न NADPH का फॉर्मेशन होता है, किसी भी चीज का फॉर्मेशन नहीं होता। नो एटीपी, नो शुगर और नो NADH। तो ये सब जितनी भी चीजें हैं, इसका फॉर्मेशन नहीं होता है, इसका फॉर्मेशन नहीं होता है, इसका फॉर्मेशन नहीं होता है। जबकि जो हम कैल्विन साइकिल हमने देखा था, इसके सीधी साइकिल जो होती है उसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड का एडिशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये सब तमाम चीजें बनती हैं। लेकिन फोटो रेस्पिरेशन में CO2 के कमी के कारण, ऑक्सीजन के लगने के कारण क्या होता है कि ये तमाम क्रिया नहीं हो पाती। इन फोटो रेस्पिरेशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, नो एटीपी फॉर्मेशन, नो शुगर फॉर्मेशन, नो NADPH फॉर्मेशन। तो जब ये नहीं बनता है तभी हम कहते हैं कि ये प्रोसेस क्या है, वेस्टफुल है। ये प्रोसेस चलता है, ये फोटो रेस्पिरेशन की क्रिया चलती है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता है। ये तभी चल जाता है जब ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो जाता है। एक एवरेज से, एक परसेंटेज से जब ज्यादा हो जाता है तो ये रिएक्शन प्रोसीड हो जाता है, लेकिन ये इस रिएक्शन से कोई भी फायदा नहीं होता है। इस तरीके से आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि इसको याद रखिएगा कि फोटो रेस्पिरेशन एक बेस्टफुल प्रोसेस है। नंबर 1 ये आपका हो गया। नंबर 2 इसको याद रखिएगा, ये तीनों बड़ी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में 1, 2, 3 एक और दूसरा दे दे और सिलेक्शन करने के लिए कहा दे, तो इसको भी याद रखिए। एक और सवाल है कि फोटो रेस्पिरेशन होते हैं किसमें, C3 साइकिल में, C4 साइकिल में, दोनों में, या किसी में नहीं होता है, उसे भी ध्यान रखना है। एक और खास चीज है कि इसमें 3 ऑर्गेनल्स भाग लेते हैं। हो सकता है ऑप्शन देकर के 4 ऑर्गेनल्स दे दे। तो पहला है पेरोक्सोसोम, दूसरा क्लोरोप्लास्ट और तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया। तो these are the question which are very very important for asking। अब ये भी कर सकता है कि भाई क्या ये कब होता है, किस परिस्थिति में होता है। तो ध्यान ये देना है कि जब ऑक्सीजन ज्यादा हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड कम जाता है। तो ऑक्सीजन ज्यादा हो जाने से क्या फायदा होता है, तो ये बताना है, ये जानना जरूरी है कि एक एंजाइम पाया जाता है जिसको हम प्राइमरी एक्सेप्टर कहते हैं।
तो ये जो एंजाइम्स होती है जिसका नाम रोबिस्को होता है, इसकी क्वालिटी होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड के भी दोस्ती करे, ऑक्सीजन की भी ज्यादा दोस्ती करे। लेकिन जब ऑक्सीजन ज्यादा हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड से, तो ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन रोबिस्को पर बैठ जाता है और आरयूबीपी जो प्राइमरी एक्सेप्टर है उसको ग्लाइकोलिक एसिड में चेंज करता है। तो शुगर या एटीपी बनेगा या नहीं बनेगा, यह डिपेंड करता है कि हमारे एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की स्थिति क्या है। अगर ऑक्सीजन ज्यादा रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड कम रहेगा, तो वैसी स्थिति में शुगर का फॉर्मेशन नहीं होगा, फोटोसिंथेटिकल एक्टिविटी नहीं होगी, न एटीपी बनेगा न NADPH बनेगा। लेकिन अगर CO2 उपस्थित है तो ये तमाम क्रिया होंगी, ये भी बनेगी, ये भी बनेगी, ये भी बनेगी। तो ये चीजें फोटो रेस्पिरेशन के लिए इम्पोर्टेंट है और इसे जानना है, समझना है, और इसे आप समझ करके कोशिश करिए कि इसको याद रखना है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपको मेंटेन करके रखना है। थैंक यू।